यस सरकार, नमस्कार। माहौल जबरदस्त शानदार। आई होप पढ़ाई मस्त चल रही है। एंड सर आपके इन पे सारे टॉपिक टपा टप क्लियर हो रहे हैं सर। आओ बच्चों, मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट हम पढ़ रहे हैं बच्चा। सर अगला सेक्टर है क्या? रेंटिंग ऑफ इमूल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विसेज। सरकार, घर अभी ऊपर आपने घर बनवाया था प्योर लेबर बेस पे, तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। पर सर इसके पास खुद का घर नहीं है सर, वो घर किराए पे ले रहा है रहने के लिए सर। रोटी कपड़ा मकान, बेसिक नीड ऑफ द पीपल। सरकार घर नहीं है, घर किराए पे लिया रहने के लिए, तो रेंट पे जीएसटी क्या कर दिया? एग्जाम कर दिया और बोल दिया क्या कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। पहले ही बेचारा जिसके पास खुद का घर नहीं है, घर किराए पे कौन लेगा रहने के लिए? जिसके पास खुद का घर नहीं है, एक तो खुद के पास घर नहीं है रहने के लिए, इसलिए घर किराए पे लिया, उसके लिए रेंट पे करना पड़ रहा है और उस पर जीएसटी वो लगा दो सर। कहां का इंसाफ? इसलिए सर घर किराए पे लिया रहने के लिए तो जीएसटी क्या है? एग्जम्प्ट है। पर अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो, जो पर्सन घर किराए पे ले रहा है वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है और उसने अपने बिजनेस में वो खर्चा क्लेम किया है, इट मींस अब वो जीएसटी पे भी कर देगा तो उसका क्रेडिट उसको मिल जाएगा सर। इसलिए घर किराए पे लिया रहने के लिए किसने? रजिस्टर्ड पर्सन ने लग जाएगा जीएसटी बेटा। ओके, अगर उसने अपने बुक्स में खर्चा क्लेम किया तो। पर अगर घर किराए पे लिया रहने के लिए किसने? अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन ने, हु इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, तो जीएसटी क्या है? एग्जम्प्ट है। पर सर रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस, तो जीएसटी एग्जम्प्ट है। घर किराए पे लिया और वहां दुकान लगा दी, ऑफिस लगा दिया, जीएसटी विल बी चार्जेबल बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? अच्छा ध्यान देना, रजिस्टर्ड पर्सन ने अपने बुक्स में खर्चा क्लेम किया है और घर किराए पे लिया तो हमेशा जीएसटी लगता है, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। भले सप्लायर जीएसटी में रजिस्टर्ड हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीएसटी हमेशा लगेगा। हाँ, जैसे यशवंत मंगल इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी, उसने घर किराए पे लिया है रहने के लिए अपने पर्सनल यूज के लिए, इन माय पर्सनल कैपेसिटी, नॉट एज रजिस्टर्ड पर्सन। मैंने अपनी बुक्स में कोई एक्सपेंस क्लेम नहीं किया तो भले मैं रजिस्टर्ड हूं बेटा। क्लियर? पर मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैंने घर किराए पे लिया रहने के लिए, जीएसटी विल बी एग्जम्प्ट, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर मालिक? डन। सरकार अब देखिए एक और एक्सप्लेनेशन आया, वो क्या बोलता है? नथिंग कंटेंट इन दिस एंट्री शैल अप्लाई टू अकोमोडेशन सर्विसेज फॉर स्टूडेंट्स इन स्टूडेंट रेजिडेंसेज। जैसे जो हॉस्टल्स होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, उसके लिए एक अलग से एग्जिबिशन दिया है बेटा, और ये बी पॉइंट था। अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हॉस्टल्स, कैंप्स, पेइंग गेस्ट अकोमोडेशन एंड द लाइक। सर वो सर इस पॉइंट में कवर नहीं होंगे, इनके लिए, इन दोनों पॉइंट के लिए एक सेपरेट एग्जिबिशन अलग से दे दिया है बेटा। ओके, तो सर स्टूडेंट रेजिडेंसेज हो गए, हॉस्टल्स हो गए, पीजी हो गए, कैंप्स हो गए, इन सब के लिए एग्जिबिशन नहीं है, उनको घर की तरह ट्रीट करके एग्जिबिशन नहीं देने का बेटा। ओके सर, एक बार ये वाला पॉइंट पढ़ लीजिए। सरकार सर इनके लिए क्या एग्जिबिशन दिया हुआ है? सप्लाई ऑफ अकोमोडेशन सर्विसेज हैविंग वैल्यू ऑफ सप्लाई लेस देन और इक्वल टू ₹20,000 पर पर्सन पर मंथ, provided that accommodation services is supplied for a minimum continuous period of 90 days। सर मतलब सर ये जो स्टूडेंट रेजिडेंसेस की बात कर रहा हूँ, हॉस्टल कैंप पेइंग गेस्ट की बात कर रहा हूँ, वहां पर अगर 20,000 रुपये पर मंथ पर मेंबर तक का अगर चार्जेस है, जिसमें सर मिनिमम 90 दिन तक का स्टे वहां पे रहेगा, जैसे हॉस्टल्स वगैरह में नॉर्मली होता है, तो जीएसटी क्या होगा? एग्जम्प्ट होगा, जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज उनको जीएसटी पे करना पड़ जाएगा सर। क्लियर? ये मैंने एनालिसिस में लिखा है बेटा। 20,000 रुपये या उससे कम होना चाहिए पर पर्सन पर मंथ, एंड सर कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 90 डेज होना चाहिए, तब जाके जीएसटी एग्जिबिशन होगा, वरना एग्जिबिशन नहीं मिलेगा। क्लियर? डन। अच्छा, एक जो मैंने ऊपर पढ़ाया, घर किराए पे लिया रहने के लिए तो जीएसटी एग्जिम्प्ट है, बट अगर रजिस्टर्ड पर्सन है तो जीएसटी लगता है, वो भी रिवर्स चार्ज लगता है। उसका एक चार्ट बना रखा मैंने सिंपल सा। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इफ रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड इन जीएसटी, और उसने कमर्शियल यूज में लिया या रेजिडेंस यूज में लिया, सर अगर उसने अपनी बुक्स में खर्चा क्लेम किया, भले खुद के रहने के लिए ले रहा है या अपने एम्प्लॉइज के लिए, डायरेक्टर के लिए रहने के लिए ले रहा है, कुल मिला के बुक्स में खर्चा क्लेम किया, हमेशा टैक्स लगेगा और वो भी आरसीएम में लगेगा। क्लियर? पर अगर जिसने घर किराए पे लिया है वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है, अगर उसने घर किराए पे लिया है फॉर यूज एज रेजिडेंस, भले अपनी बुक्स में खर्चा क्लेम करे ना करे, वी डोंट केयर, सिंस रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस टू अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, जीएसटी इज एग्जिम्प्ट।
पर उसने अगर कमर्शियल यूज के लिए घर किराए पे लिया है, अब वो रजिस्टर्ड नहीं है, जीएसटी तो लगेगा पर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि रेसिपिएंट इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी। क्लियर? डन। अच्छा ध्यान देना एक बात और, सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हमने पढ़ा था कि घर के अलावा कोई और इमूवेबल प्रॉपर्टी, एनी अदर इमूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, अगर आपने किराए पे ली है, क्लियर, और सप्लाई, जो सप्लायर है जिसने प्रॉपर्टी रेंट पे दी है वो अनरजिस्टर्ड है और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, तो ऐसे केस में रिवर्स चार्ज लगेगा और रेसिपिएंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। पर घर के केस में सप्लायर रजिस्टर्ड हो ना हो, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो हमेशा रिवर्स चार्ज है बच्चों। ठीक है, ये क्लियर डिस्टिंग्विशन आप ध्यान रखिएगा और कंपेयर करके पढ़िएगा तो आपको अच्छे से याद होगा और एग्जाम में भी ध्यान रखिएगा। आओ बच्चों, सर पॉइंट नंबर 3 कट चुका है। सर होटल अकोमोडेशन, होटल इन गेस्ट हाउस क्लब कैंप साइट कुछ भी से बोल दो, रेंट पे जीएसटी हमेशा लगेगा, भले रूम रेंट कितना भी क्यों ना हो, वी डोंट केयर। क्लियर? सर यहां से हॉस्टल वर्ड काट देना क्योंकि हॉस्टल के लिए अलग से ऊपर एग्जाम्पशन मिल गया है। ओके, पर हाँ सर याद देखिए सर्विसेज बाय पर्सन बाय वे ऑफ कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनी, पंडित जी की सेवा को यहाँ पे क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया और बोल दिया क्या कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है अगर आप रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट करा रहे हो तो। और रिलीजियस सेरेमनी क्या होता है, डिपेंड्स ऑन धर्म टू धर्म, रिलीजियस टेक्स्ट टू रिलीजियस टेक्स्ट डिपेंड करेगा रिलीजियस सेरेमनी क्या होता है। सर दीपावली सेलिब्रेशन, सर कहीं पर आप ईद का सेलिब्रेशन कर रहे हो, रहा है ना गुरुद्वारा में सेलिब्रेशन कर रहे हो, तो सर डिपेंड्स ऑन रिलीजियस टेक्स्ट टू रिलीजियस टेक्स्ट की धर्म धर्म पर डिपेंड करेगा रिलीजियस सेरेमनी क्या है। पंडित जी की सेवा पर जीएसटी क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट। हाँ सर 3 इवेंट तो हमेशा रिलीजियस सेरेमनी होंगे ही होंगे, धर्म कोई भी बेटा, बर्थ सुसाइड और डेथ, सॉरी बर्थ मैरिज और डेथ सर इसके लिए पंडित जी की सेवा जो ली आपने उस पर जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है बेटा। आओ बच्चों आओ। सरकार फिर रेंटिंग ऑफ प्रीसिंक्ट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस, मंदिर का एरिया रेंट पे लिया है, भले वह बर्थडे पार्टी बनाओ, कोचिंग क्लास चलाओ, कोई भी पर्पस के लिए लिया हो, प्रीसिंक्ट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस कोई प्रसादी करने के लिए, वहां पे खाना करने के लिए आपने रेंट पे प्रीमाइसेस लिया, जीएसटी क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट। पढ़ना एक बार, रेंटिंग ऑफ प्रीसिंक्ट्स ऑफ रिलीजियस प्लेस मेंट फॉर जनरल पब्लिक owned or managed by an entity registered under section number 12AA or 12AB of the Income Tax Act, या फिर a trust or an institution registered under section number 10 clause 23C clause 5 of the Income Tax Act, या फिर body or an authority covered under section number 10 clause 23BBA of the Income Tax Act। अगर इसमें कवर है, नॉर्मली सारे मंदिर वगैरह सब कुछ इसमें कवर हो गए, और उनका अगर एरिया आपने रेंट पे लिया है तो जीएसटी क्या रहेगा, एग्जेम्प्ट रहेगा इररेस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअल रेंट। पर अगर रूम रेंट 1000 और मोर पर डे है तो एग्जम्पशन अप्लाई नहीं होगा। जैसे सर ध्यान देना बेटा, मंदिर के अंदर ही रूम बना हुआ है सर जैसे इस्कॉन टेम्पल में रूम बना हुआ है, रूम रेंट आपसे 999 तक लिया है तो जीएसटी एग्जेम्प्ट है, और रूम रेंट 1000 रुपए या उससे ज्यादा है तो जीएसटी लग जाएगा बेटा। क्लियर? अच्छा ध्यान देना बच्चों, धर्मशाला है, धर्मशाला इज नॉट अ रिलीजियस प्लेस। Religious place means a place which is meant primarily for conduct of prayers, worship or meditation. पर सर धर्मशाला is primarily meant for residential purposes. समझे? स्टे के लिए बनाई जाती है, इसलिए वो रिलीजियस प्लेस नहीं होता है, उसमें तो जीएसटी हमेशा लगेगा, इसलिए मैंने यहां लिख रखा धर्मशाला ऊपर बेटा, हमेशा लगेगा। क्लियर? फिर रिलीजियस प्लेस के अंदर ही अगर कम्युनिटी हॉल, प्रीमाइसेस, कल्याण मंडपम या ओपन एरिया और द लाइक रेंट पे लिया जहां पे रेंट 10,000 और मोर पर डे था तो जीएसटी लग जाएगा। एंड सर रिलीजियस प्लेस के अंदर ही कोई दुकान है, जैसे सिद्धि विनायक मंदिर उसके अंदर कोई दुकान है, दुकान किराए पे लिया आपने, वहां पे 10,000 और मोर पर डे पर मंथ अगर रेंट है तो जीएसटी लग जाएगा, अदरवाइज जीएसटी नहीं लगेगा। रेंटिंग ऑफ शॉप्स और अदर स्पेसेस फॉर बिजनेस और कॉमर्स वेयर चार्जेस आर ₹10,000 और मोर पर मंथ, कल्याण मंडपम हॉल वगैरह का 10,000 और मोर पर डे, रूम का 1,000 और मोर पर डे, यहाँ पे 10,000 और मोर पर मंथ अगर रेंट है तो जीएसटी लग जाएगा, अदरवाइज जीएसटी नहीं लगेगा। भारत माता की जय। सर ये पॉइंट नंबर 4। आइए पॉइंट नंबर 5 सरकार इंडस्ट्रियल एरिया आपने देखा होगा, आपने नाम सुना होगा सर, जैसे महाराष्ट्र में MIDC, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन,
या गुजरात में हो तो GIDC, गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, राजस्थान में तो रिक्को इंडस्ट्रियल एरिया। ये क्या होता है सर? स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, उनका इंफ्रा डेवलप करने के लिए एक ही जगह पर ऐसा प्लानिंग करती है कि सारी इंडस्ट्रीज एक जगह सेटअप हो जाए, सो दैट उनको इंफ्रास्ट्रक्चरल बेनिफिट्स वहां एक जगह, अगर फैक्ट्री सारी एक साथ होगी तो उनको फायदा मिलेगा और एरिया डेवलप हो जाएगा बच्चा। तो मालिक उसके लिए अगर मैंने लॉन्ग टर्म लीज, मतलब 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स के लिए लीज पे रेंट लिए गवर्नमेंट से, तो जो उसके लिए मैंने अपफ्रंट अमाउंट पे किया है, जिसको नॉर्मली हम लोग बोलते क्या, मैंने लैंड खरीदी है, जबकि खरीदी नहीं होती, वो प्लॉट आपने 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स के लिए लीज पे लिया है गवर्नमेंट से, तो वो अपफ्रंट अमाउंट जो आपने पे किया उस पर जीएसटी क्या है? एग्जम्प्ट है। उसको कई सारे लोग प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्ज या किसी भी नाम से कह दो बेटा। नॉर्मली क्या होता है, उस एरिया में जब गवर्नमेंट लैंड अलॉट करती है, प्लॉट काटती है बेटा, फिर प्लॉट के ऑक्शन होते हैं, फिर प्लॉट जो खरीदता है वो होता है अपफ्रंट अमाउंट एक तरह से। क्लियर? 99 ईयर्स की लीज, 50 साल की लीज, इस तरह से होते हैं बेटा। तो सर उसको लेना पड़ता है आपको किसके लिए? इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए। क्लियर? तो सर वो जो पर्पज के लिए हमने लिया है, इस पर्पज, इस इन लोगों से लिया, तो जीएसटी क्या है? एग्जम्प्टिव अपफ्रंट अमाउंट में बेटा। ओके, अब पढ़ना बेटा इसको। अच्छा चलो, जैसे मैंने इंडस्ट्री का एग्जांपल दिया, सेम वे अभी इंडिया एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल हब बन रहा है बेटा। तो फाइनेंशियल हब के लिए फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है सर। अब फाइनेंशियल इंफ्रा को डेवलप करने के लिए, फाइनेंशियल इंफ्रा को डेवलप करने के लिए, अगेन जिस तरह से एरिया लॉन्ग टर्म लीज पे देती है गवर्नमेंट इंडस्ट्री के लिए, वैसे ही एरिया लीज पे दे रही है लॉन्ग टर्म लीज पे गवर्नमेंट। सर उसके लिए भी जो अपफ्रंट अमाउंट आपने पे किया, जीएसटी क्या रहेगा? एग्जम्प्ट। अब पढ़ो बेटा, सरकार अपफ्रंट अमाउंट कॉल्ड एज प्रीमियम, सलामी, कॉस्ट, प्राइस, डेवलपमेंट चार्ज और बाय एनी अदर नेम कॉल्ड पेएबल इन रेस्पेक्ट ऑफ services by way of granting long term lease of 30 years or more of industrial plots or plots for development of infra for financial business। या तो इंडस्ट्रियल प्लॉट या फाइनेंशियल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए जो प्लॉट दिया गया है, इसलिए आपने 30 इयर्स और मोर देन 30 इयर्स के लिए अपफ्रंट अमाउंट पे किया है। अब ये लीज पे कौन दे रहा है? प्रोवाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जैसे महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन MIDC, और अंडरटेकिंग, और बाय एनी अदर एंटिटी having 20% or more ownership of the central government, state government, union territory directly or through an wholly owned entity बेटा। क्लियर? तो उन्होंने अगर लॉन्ग टर्म लीज पे दिया है किसको? इंडस्ट्री वाले को, या जो फाइनेंशियल बिजनेस करना चाह रहा है उसको, तो सर लॉन्ग टर्म लीज के अपफ्रंट अमाउंट पे जीएसटी क्या है? एग्जम्प्ट है। कंडीशन क्या है? जिस पर्पज के लिए प्लॉट अलॉट किया गया है उसी पर्पज में वो प्लॉट काम आना चाहिए, नहीं तो सर वो एग्जम्पशन विड्रॉ हो जाएगा, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। एंड सर यहाँ पे एक सर्कुलर देगी गवर्नमेंट ने बोला क्या, ये जो अपफ्रंट अमाउंट पेएबल है, ये अपफ्रंट अमाउंट भले ही पेएबल इन वन इंस्टॉलमेंट हो या मल्टीपल इंस्टॉलमेंट्स में हो, जीएसटी क्या रहेगा? एग्जम्प्ट रहेगा उस अमाउंट पे जो अमाउंट डिटरमाइन हो गया था अपफ्रंट। 1 करोड़ में लैंड खरीदी तो 1 करोड़ पे जीएसटी एग्जम्प्ट, वो खरीदी हम लोकल लैंग्वेज में कहते बेटा, बाकी वो लॉन्ग टर्म लीज होता है एक्चुअली। फिर अब मान लो जो प्लॉट आपने लिया है लॉन्ग टर्म लीज पे, अब उसमें क्या होता है? कॉर्नर वाले प्लॉट के लिए एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं। फ्रंट वाली रोड पे अगर प्लॉट ले रहे हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज है, तो उसको बोलते हैं क्या? लोकेशन चार्जेस या प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस। वो भी क्या है? एक तरह से प्लॉट की कॉस्ट का पार्टी तो है बेटा, इसलिए लोकेशन चार्जेस या प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस अगर आपने अलग से और पे किया तो वो भी अपफ्रंट अमाउंट का पार्ट ही है, और उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी विल बी एग्जेम्प्ट एंड इट विल बी एलिजिबल फॉर द सेम एग्जेम्पशन। क्लियर है मालिक? पक्का? डन। सर अब आ रहा है क्या? गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज। माहौल बनने वाला है शानदार वाला, दिल थाम के बैठेगा। अब आ रहे मस्त वाले एग्जेम्पशन, सारे गवर्नमेंट वाले। एक साथ सारे पॉइंट मैंने यहां पे एक साथ आपके लिए रख दिए हैं। हाँ जी, आई होप समझ में आ रहा है। चलिए पूरा ध्यान मेरी तरफ। बच्चों, गवर्नमेंट इज ऑल्सो कवर्ड अंडर द स्कोप ऑफ द टर्म पर्सन। और कोई भी एक्टिविटी गवर्नमेंट ने करी, भली जनता के भले के लिए करी है, कंसिडरेशन चार्ज किया, वो भी सप्लाई के स्कोप में आता है, बात खत्म। वो भी बिजनेस के स्कोप में आता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने अगर कोई भी सेवाएं दी है, उसके लिए कोई भी बेसिक फंक्शन भी किया है, सोवरेन एक्टिविटी भी गवर्नमेंट ने करी है, तो इट इज कवर्डिंग अंडर द स्कोप ऑफ द टर्म सप्लाई, और जीएसटी के स्कोप में आ रहा था। इसीलिए गवर्नमेंट ने
बहुत सारे अपने एग्जामिशन दिए और बोल दिया क्या कि सर जो हमारी सॉवरन एक्टिविटी है, राजनयिक सेवा है, बेसिक फंक्शन हमारे पे हमको जीएसटी नहीं लगाना है। जो हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज है केवल उन पे हमें जीएसटी लगाना है। इसलिए गवर्नमेंट ने उन सबको ध्यान में रखते हुए ये एग्जामिशन दिए। पढ़ना ध्यान से। सर्विसेज बाय गवर्नमेंट, सर्विसेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। All services by the central government, state government, union territory, local authority are exempt under GST except following four। ये 4 सर्विसेज पे जीएसटी लगेगा, बाकी सारी सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया। अब वो 4 सर्विस कौन कौन सी है सर जिन पे टैक्स लगता है, वो हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट है क्या, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और सर्विसेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, दैट इज इंडियन रेलवेज पे जीएसटी लगेगा सर। और पोस्ट और रेलवे के लिए यहाँ पे एक एक पॉइंट दे रखा है, हम बात करेंगे बाद में और कुछ पॉइंट दे रखे। ओके चलिए, पोस्ट और रेलवेज एक बार इनको अलग रखो और इन पर टैक्स लगेगा। सेकेंड, सर्विसेज इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और अ वेसल इनसाइड और आउटसाइड द प्रेसिंग्स ऑफ द पोर्ट और एन एयरपोर्ट। मतलब वेसल या एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, वेसल या एयरक्राफ्ट से रिलेटेड कोई भी सर्विसेज, भले वो प्रेसिंग्स ऑफ द पोर्ट हो या आउटसाइड द पोर्ट हो। बेटा जैसे फ्लाइट लैंड करेगी, कहाँ करेगी, एयरपोर्ट पे करेगी, तो वहां पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया चार्जेस लेती है, इन सब पे जीएसटी लगेगा। सर्विस इन रिलेशन टू एयरक्राफ्ट और वेसल भले विद इन द प्रेसिंग्स ऑफ द पोर्ट हो या आउटसाइड द पोर्ट या एयरपोर्ट हो, जीएसटी लगेगा। फिर सर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स, इन पे जीएसटी लगेगा। हाँ, हमने कुछ पॉइंट ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स के और ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर के आगे पढ़ लिए हैं जिन पे एग्जामिशन दे रखा है, वो एक स्पेसिफिक एग्जामिशन है। बाकी जनरली गवर्नमेंट ने अगर ट्रांसपोर्ट गुड्स या पैसेंजर की सर्विस दी तो वो एग्जाम नहीं है अलग से। एंड देन ये 3 के अलावा एनी अदर सर्विस टू बिजनेस एंटिटी इज चार्जेबल टू जीएसटी, दैट टू अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। और आरसीएम लगेगा और बिजनेस एंटिटी विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। आई रिपीट, ऊपर वाली 3 सर्विस को छोड़ के any other service to business entity will be chargeable to GST, that too under reverse charge mechanism, and recipient business entity will be liable to pay GST to the government directly। बस वहां पे ध्यान रखिएगा, renting of immutable property, renting of immutable property ये अगर बिजनेस एंटिटी को दिया है, कोई दुकान रेंट पे दी है गवर्नमेंट ने बिजनेस एंटिटी को, वहां बोल दिया क्या, वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा तो रिवर्स चार्ज में वो पे कर देगा, नहीं रजिस्टर्ड है तो गवर्नमेंट खुद फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगा। पर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बिजनेस एंटिटी के केस में टैक्स लगता है। बिजनेस एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज में वो पे कर देगा, वो रजिस्टर्ड नहीं तो गवर्नमेंट टैक्स पे कर देगा। पर ये ऊपर वाली 3 सर्विस में हमेशा ही क्या है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म है। सामने वाला रेसिपिएंट भले बिजनेस एंटिटी हो या आप और मैं जैसे इंडिविजुअल लोग हो। बेटा ओके सर वापस देख लेना बेटा, सर वापस बोल रहा बेटा मैं, सर सर्विसेज, सारी के सर्विसेज बाय गवर्नमेंट आर एग्जेम्प्ट एक्सेप्ट फर्स्ट सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। सेकंड तो फर्स्ट पॉइंट में ही है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवे ने जो सर्विसेज दी। सेकंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स और पैसेंजर्स। देन एनी सर्विस इन रिलेशन टू पोर्ट और इन रिलेशन टू वेसल या एयरक्राफ्ट वेदर विद इन द पोर्ट और एयरपोर्ट, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये सब पे टैक्स लगेगा। हमेशा फॉरवर्ड चार्ज में लगेगा, गवर्नमेंट ही टैक्स पे करेगा। पर इसके अलावा कोई भी सर्विसेज दी गवर्नमेंट ने किसको, बिजनेस एंटिटी को, टैक्स लगेगा, वो भी आरसीएम में लगेगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। और रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। कौन लायबल होगा, रेसिपिएंट, दैट टू अंडर आरसीएम। पर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में हमेशा अगर बिजनेस एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड तो वो टैक्स पे करेगा, वो रजिस्टर्ड नहीं तो गवर्नमेंट टैक्स पे कर देगा। क्लियर, डन। सर अब आइए, सिंस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को यहाँ एग्जामिनेशन से बाहर किया पर यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर बेसिक सर्विसेज को एग्जाम करने के लिए बोल दिया क्या, सर्विसेज बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट। और ऑर्डिनरी पोस्ट में एनवलप्स वेइंग लेस देन 10 ग्राम विल बी एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। आई रिपीट, केवल पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, बुक पोस्ट, अगर किताब को आप बुक पोस्ट की तरह भेजते हो ना सर तो ओपन भेजना पड़ता है बुक के अंदर, बुक को बाय पोस्ट, बुक पोस्ट और ऑर्डिनरी पोस्ट ऑफ एनवलप्स वेइंग लेस देन 10 ग्राम तो जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज जीएसटी लग जाएगा। जैसे पोस्ट ऑफिस ने स्पीड पोस्ट सर्विसेज दी
एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट सर्विसेज दी, कोई कमीशन बेस पे कोई एजेंसी सर्विसेज दी, सब चार्जेबल टू। क्लियर? वो भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। के आइए सर, अब सर्विसेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवेज टू इंडिविजुअल्स बाय वे ऑफ सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट, फैसिलिटी ऑफ रिटायरिंग रूम्स और वेटिंग रूम्स, क्लॉक रूम सर्विसेज जहां सामान रख सकते हो कुछ देर के लिए किराया लेते हुए, बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज, इन सब पे जीएसटी एग्जम्प्ट, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई 2017 से एग्जम्प्ट है सारी सर्विसेज। फिर सर, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वन जोन और डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज टू अनदर जोन और डिवीजन ऑफ इंडियन रेलवेज ओनली। तो सर एक जोन दूसरे जोन को सर्विसेज दे रहा है, एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को सर्विस दे रहा है। सर भले रजिस्ट्रेशन नंबर जीएसटी के अलग अलग हो, पर जीएसटी आपस में क्या है, एग्जम्प्ट है इनको। देन गवर्नमेंट क्या करता है, जैसे आपने रोड के लिए देखे होंगे बूट कॉन्ट्रैक्ट, वैसे ये रेलवे के लिए बूट कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पे रेलवे के ट्रैक्स बनाने का काम किसी को दे दिया बेटा, एक एंटिटी बना दी गवर्नमेंट ने, स्पेशल पर्पस व्हीकल। सर जो क्या कर रहा है, पूरा रेलवे का इंफ्रा बिल्ड कर रहा है और उसके लिए उसको सर पेमेंट मिल रहा है, जीएसटी क्या है, एग्जम्प्ट। पढ़ना, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पेशल पर्पस व्हीकल्स टू मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज by way of allowing Ministry of Railways to use the infra built and owned by them during the concession period against the consideration। मतलब आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया क्या, आप रेलवे का पूरा ट्रैक वेक बनाइए, पूरा इंफ्रा डेवलप करिए और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से आप चार्जेस लीजिए, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे इज यूजिंग दैट इंफ्रा ड्यूरिंग कंसेशन पीरियड। मतलब 15-17 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है बेटा, ये जितना टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है वो। एंड अब इंडियन रेलवे क्या करती है, उस इंफ्रा को यूज करती है, पर इंडियन रेलवे उस इंफ्रा को यूज करते वक्त उसको कोई मेंटेन करना है, तो मेंटेनेंस इंडियन रेलवे खुद करती है। एक तरह से इंफ्रा है उस एसपीवी का, और मेंटेनेंस का काम कौन कर रहा है, इंडियन रेलवे। तो इंडियन रेलवे कंसिडरेशन लेती है किससे, स्पेशल पर्पस व्हीकल से, कि साहब आपका जो इंफ्रा है उसको मेंटेनेंस हम कर रहे हैं, उसके चार्जेस इतने हैं, तो उस चार्जेस पे भी जीएसटी एग्जम कर दी। पढ़ना, सर्विसेज ऑफ मेंटेनेंस सप्लाइड बाय रेलवेज, इंडियन रेलवेज टू एसपीवीज in relation to said infra built and owned by them during the concession period against consideration, तो उस चार्जेस पे जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा, वो भी रेट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई 17 से एग्जम्प्ट रहेगा। खास बात नहीं सरकार। आइए पॉइंट नंबर 6, आप हमेशा ध्यान रखिए सर, जीएसटी इज अ टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन। आपको हमेशा पहले ट्रांजैक्शन डिफाइन करना है और उसके बाद आगे बात करनी है सर। पहले ट्रांजैक्शन डिफाइन करना है कि ये ट्रांजैक्शन है और इस पे जीएसटी ऐसा लगता है। तो जब तक ट्रांजैक्शन डिफाइन नहीं होगा तब तक जीएसटी एग्जम्प्ट है कि नहीं वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले ट्रांजैक्शन डिफाइन करो, कौन किसको सर्विस दे रहा है और कौन किसको कंसिडरेशन पे कर रहा है, फिर देखो क्या कि एग्जम्पशन क्या है। ओके, तो जल्दी समझ में आएगा। आओ बच्चों, सरकार अब हमने और आपने पढ़ लिया क्या सर, गवर्नमेंट का जो फर्स्ट पॉइंट था बेटा ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मैं आगे रेफरेंस के लिए बोलूंगा क्या, ऊपर वाली 3 सर्विसेज, ये ऊपर वाली 3 सर्विस मतलब एबीसी, पोस्ट वाली, वेसल एयरक्राफ्ट वाली, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स वाली और रेलवे वाली, हमेशा टैक्सेबल है, रेसिपिएंट कोई भी हो। इन 3 के अलावा एनी अदर सर्विस टू बिजनेस एंटिटी टैक्स लगता है, वो भी रिवर्स चार्ज में लगता है बेटा। क्लियर? तो ऊपर वाली 3 सर्विस छोड़ दो, उसके अलावा एनी अदर सर्विस टू बिजनेस एंटिटी टैक्स लगता है, वो भी आरसी में लगता है, पर वो बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वाज अप टू थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन बेटा। मतलब थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन या उससे कम था प्रीवियस फाइनेंशियल में टर्नओवर। क्लियर? और ऐसी बिजनेस एंटिटी को अगर गवर्नमेंट ने करंट ईयर में सर्विस दी है तो बेचारा जीएसटी में लायबल ही नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, और अब उस पर रिवर्स चार्ज में टैक्स लगा देंगे तो बेचारे को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ जाएगा, कितना हेडेक हो जाएगा। इसलिए बोल दिया क्या कि अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो बिजनेस एंटिटी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं थी, उसको अगर गवर्नमेंट ने कोई भी सर्विस दी तो वो क्या होगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं। तो अल्टीमेटली उसी बिजनेस एंटिटी पे टैक्स लगेगा जो लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, जिसका टर्नओवर मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन था प्रीवियस ईयर का, तो ही टैक्स लगेगा और वो भी रिवर्स चार्ज लगेगा, अदरवाइज टैक्स एग्जम्प्ट कर दी। पर हाँ, ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा किस पे, एक तो ऊपर वाली 3 सर्विस पे क्योंकि वहां रिवर्स चार्ज है ही नहीं, और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस में, क्योंकि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस में अगर वो बिजनेस एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा सर, वहां पे गवर्नमेंट खुद टैक्स पे कर देगा, वहां जबरदस्ती उस बिजनेस एंटिटी को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? डन सर। फिर अब अगर वो बिजनेस एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो ऊपर वाली 3 सर्विस छोड़ दो, उसके अलावा कोई भी सर्विस टू बिजनेस एंटिटी टैक्स लगता है, वो भी रिवर्स चार्ज में।
अब वो बिजनेस एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अब गवर्नमेंट ने सर्विस दी कितने की, 200 रुपए की, 400 रुपए की, 50 रुपए की। अब साहब वो बेचारा बिजनेस एंटिटी कितना ध्यान रखेगा छोटे छोटे ट्रांजेक्शन का यार सर, क्योंकि उसको टैक्स पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में, और केवल रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना इज नॉट अ जॉब। उस सर्विस पे रेट ऑफ टैक्स क्या है, उसका एचएसएन कोड क्या है सर, उसका खुद पे इनवॉइस इश्यू करना बहुत हेडेक है सर। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक एग्जिबिशन दे दिया कि अगर गवर्नमेंट ने जो सर्विस दी है पर ट्रांजेक्शन अगर कंसिडरेशन का अमाउंट इज अप टू ₹5,000 तो सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू सच बिजनेस एंटिटी, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अच्छा अनरजिस्टर्ड तो वैसे भी एग्जिम्प्ट बेटा, अमाउंट कुछ भी हो रजिस्टर्ड है तो जीएसटी एग्जिम्प्ट रहेगा अगर ट्रांजेक्शन का अमाउंट इज अप टू ₹5,000 पर। हाँ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस अगर है तो 5,000 रुपए पर एनम देखने का क्लियर। और ये एग्जिबिशन ऊपर वाले 3 पॉइंट पे नहीं लगेगा, ऊपर वाले 3 पॉइंट मतलब वही पोस्ट वाली सर्विसेज, वेसल एयरक्राफ्ट वाली सर्विसेज आए ना सर, इन पे ऑब्वियसली 5,000 रुपए से कम है तो भी टैक्स लगेगा क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज है बेटा आए ना मालिक। चलिए सरकार, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी ने अपने ही दूसरे डिपार्टमेंट को सर्विस दी तो सर जीएसटी आपस में क्या है, एग्जिम्ट है। पढ़ लीजिए, सर्विसेज प्रोवाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी टू अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। तो अगेन जीएसटी क्या है, एग्जिम्ट है। पर हाँ अगेन ये एग्जिबिशन ऊपर वाले 3 पॉइंट पे अप्लाई नहीं होता। ऊपर वाले 3 पॉइंट मतलब पोस्ट, वेसल वाले पॉइंट और रेलवे वाले पॉइंट वगैरह। ठीक है, फिर आपने अपने एम्प्लॉय के लिए पासपोर्ट बनवाया, वीजा बनवाया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया, अपने एम्प्लॉय को बोला जा तेरे लिए डेथ सर्टिफिकेट बनवा के लेके आया, क्लियर, पैसे मैं दूंगा। तो सर किसी एम्प्लॉय के लिए आपने अपने एम्प्लॉय के लिए पासपोर्ट बनवाया, वीजा बनवाया, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया, बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट बनवाया, तो ऐसे केस में जो चार्जेस पे किए भले ही बिजनेस एंटिटी पे किया तो पर जीएसटी क्या है, एग्जिम्ट है। देखो बिजनेस एंटिटी के अलावा किसी इंडिविजुअल पर्सन ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में पे किए होते हैं तो वैसे भी ऑल सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू अदर देन बिजनेस एंटिटी वैसे भी एग्जिम्ट है बेटा वो 3 सर्विस छोड़ दो तो है ना मालिक, क्लियर। तो सर इसलिए मैंने बोला क्या आपने अपने एम्प्लॉय के लिए सर्विस ली, जीएसटी क्या है, एग्जिम्ट है। रेसिपिएंट कौन है, बिजनेस एंटिटी, तो भी जीएसटी क्या रहेगा, एग्जिम्ट, क्योंकि बेसिक फंक्शन है गवर्नमेंट के बेटा। अब आपने किसी लॉ में रजिस्ट्रेशन कराया, जैसे किसी कंपनी ने कोई कार खरीदी, कार का रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए आरटीओ को, किसी एक्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन फी पे करी, लाइसेंस फी पे करी, क्लियर, वो देखिए यहाँ पे उसके लिए है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी बाय वे ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, जीएसटी क्या है, एग्जिम्ट। या फिर टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक, सर्टिफिकेशन रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन और सेफ्टी ऑफ वर्कर्स और कंज्यूमर्स और पब्लिक एट लार्ज इंक्लूडिंग फायर लाइसेंस रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। तो सर जीएसटी क्या रहेगा, एग्जिम्ट रहेगा। जो भी फायर लाइसेंस के लिए चार्जेस पे किए या सेफ्टी प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स के लिए कोई लाइसेंस चाहिए बेटा है ना, उसके लिए कोई चार्जेस पे किए या कोई एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराया उसके लिए कोई चार्जेस पे किए, उन सब चार्ज पे जीएसटी क्या है, एग्जिम्ट है, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। फिर FSSAI सर ध्यान देना बेटा, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो चार्जेस पे किए, वो जो आपने चार्जेस पे किए है ना भाई, उन चार्जेस पे अब जीएसटी लगेगा, क्लियर। वो पहले एग्जिम्ट था, अब चार्जेबल हो गया है जीएसटी के लिए। आइए सरकार, सर एम्प्लॉय स्टॉक इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ईएसआईसी का कोई कंट्रीब्यूशन पे किया, जीएसटी एग्जिम्ट। पीएफ का कोई कंट्रीब्यूशन पे किया किसी एम्प्लॉयर ने, जीएसटी क्या है, एग्जिम्ट। सर कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को कोई कंट्रीब्यूशन दिया है, अगेन जीएसटी क्या है, एग्जिम्ट। नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट को सर इसके मेंबर्स ने कंसिडरेशन पे किया, अगेन जीएसटी क्या है, एग्जिम्ट। ध्यान देना बेटा, आईआरडीए को इंश्योरेंस कंपनीज ने, सेबी को जो सेबी के अंदर गवर्न हो रहे लोग जैसे लिस्टेड कंपनीज हो गई बेटा, जैसे सर ये अपना ब्रोकर हो गए मोतीलाल ओसवाल एटसेट्रा, इंटरमीडिएट्स वगैरह, ये जो भी फीस पे करते हैं ये सब चार्जेबल टू जीएसटी है। भी पहले एग्जाम थे अब टैक्सेबल हो गए। फिर सर कोल्ड स्टोरेज वालों के लिए, ये पॉइंट में आगे भी पढ़ाया था मैंने एग्रीकल्चर के टाइम पे, पर गवर्नमेंट रिलेटेड पॉइंट था इसलिए यहाँ रिपीट किया है। नेशनल सेंटर फॉर कोल्ड चेन डेवलपमेंट अथॉरिटी को कोई कंसिडरेशन पे किया है डेवलपमेंट के लिए, जीएसटी क्या है, एग्जाम्ट है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई लगाई आपने इंस्टीट्यूट से कॉपीज मंगाई चेक होने के बाद सर आरटीआई के थ्रू, या कोई भी इंफॉर्मेशन आपने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू लगाई है, इंफॉर्मेशन मंगाई है, जो फीस पे किया जीएसटी क्या है, एग्जाम्ट। देन ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज,
सर हम ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन वाले पॉइंट में पढ़े हुए हैं, नेशनल परमिट के लिए जो फीस पे किया जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है बेटा। आइए पॉइंट नंबर 21, सर्विसेज बाय गवर्नमेंटल अथॉरिटी by way of any activity in relation to any function entrusted to a municipality under article number 243 W of the Indian Constitution या फिर आर्टिकल नंबर 243 G of the Indian Constitution। सर आर्टिकल 243 W में कवर है क्या, म्युनिसिपैलिटी के काम। आर्टिकल 243 G में क्या कवर है, पंचायत के काम। ये काम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने किए हैं तो पता है आपको सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 क्लोज नंबर बी में हमने पढ़ा हुआ है क्या, नोटिफिकेशन था गवर्नमेंट का कि ये सप्लाई ही नहीं है, जीएसटी लगेगा ही नहीं। इसलिए यहां पे केवल गवर्नमेंटल अथॉरिटी लिखा है बेटा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने परफॉर्म करे ही तो जीएसटी लगता ही नहीं है, लेवी नहीं होता है। पर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने अगर वो काम किया है, ऐसा कोई काम किया है जो आर्टिकल नंबर 243 W में कवर है जो म्युनिसिपैलिटी का काम है, या आर्टिकल नंबर 243 G में कवर है जो पंचायत का काम है, तो सर ऐसे केस में जो भी चार्जेस पे किए उस पर जीएसटी एग्जेम्प्ट है, जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं। एक एग्जांपल रेरा नाम सुना होगा, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट के थ्रू जो रेरा बनाया है बेटा, ये रेरा भी गवर्नमेंटल अथॉरिटी की डेफिनेशन में आता है। और सर रियल एस्टेट के डेवलपमेंट और इंफ्रा को कंट्रोल करने के लिए कानून बनाया गया है जिसको कंट्रोल करता है कौन, रेरा। अब रेरा ने जो चार्जेस लिए हैं, कलेक्ट किए हैं, वो सब क्या है, ऐसे काम है जो आर्टिकल नंबर 243 W या G में कवर है जो म्युनिसिपैलिटी या पंचायत के काम है। तो सर दिस इज द बेस्ट एग्जांपल जिसने सर रेरा ने जो कलेक्शन किया है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। Therefore, the statutory collections made by RERA are covered under the aforesaid exemption and no GST will be chargeable on the charges collected by RERA. Clear? Sir, done. सरकार आइए, अच्छा ये भी हमने पढ़ा क्या, पॉइंट नंबर 21 और 22 आर्टिकल 243 W या 243 G वाला काम आपने किया है, इसके लिए किसने किया है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने किया, तो जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है। अब सर यही काम गवर्नमेंट ने किया होता तो सप्लाई ही नहीं है। अब सर क्या हुआ गवर्नमेंट ने अगर आर्टिकल 243 W या 243 G वाला काम किया जीएसटी नहीं लगता बेटा, पर गवर्नमेंट ने वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे को दे दिया बेटा, जैसे मुंबई की साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट मेरे को दे दिया। नाउ आई विल रेज माय इनवॉइस टू गवर्नमेंट, कौन से काम के लिए, साफ सफाई के लिए जो आर्टिकल नंबर 243 W या 243 G में कवर है बेटा। नाउ आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू गवर्नमेंट, क्या वो एग्जेम्प्ट है क्या बेटा, उसके लिए भी पॉइंट दे रखा है सर, वो मैं कनेक्ट करने के लिए आपको पहले पढ़ा देता बेटा। ये रहा नंबर 33, 34 और 35। अब पढ़ो सर, ये है क्या, प्योर लेबर बेस पे सर्विसेज दी है, मटेरियल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। क्लियर, प्योर सर्विसेज एक्सक्लूडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस और अदर कंपोजिट सप्लाई इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स नहीं होने चाहिए बेटा। किसको प्रोवाइड किया मैंने, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी को, गवर्नमेंटल अथॉरिटी को या गवर्नमेंट एंटिटी को दिया है, जीएसटी लग जाएगा। अब मैंने प्योर लेबर बेस पे काम किया है, कौन सा काम, ऐसा काम जो पंचायत का है जो आर्टिकल नंबर 243 W में G में कवर है, या म्युनिसिपैलिटी का है जो आर्टिकल नंबर 243 W में कवर सॉरी, ऐसा कोई काम जो आर्टिकल नंबर 243 W या 243 G में कवर है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी के लिए किया है, किसने, यशवंत मंगल ने किया है, तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट इज आल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, प्योर लेबर का हुआ तो। पर अगर विथ मटेरियल है तो उसके लिए भी यहाँ पे एग्जेम्पशन दे रखा और बोल दिया क्या, अगर उसमें कंपोजिट सप्लाई है जिसमें मटेरियल और लेबर दोनों इन्वॉल्व है तो कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू था मान लो रुपीज 100 करोड़, तो अगर कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस है जिससे मटेरियल का पोर्शन इज नॉट मोर देन 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, मतलब इसमें मटेरियल जो इन्वॉल्व है वो 25 करोड़ तक की अगर इन्वॉल्व है, कितनी, अप टू रुपीज 25 करोड़, 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू तक का ही अगर मटेरियल इन्वॉल्व है, तो ऐसे केस में जो भी आपने उस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के लिए चार्जेस लिए हैं गवर्नमेंट से, उस पर जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, कौन सा काम, आर्टिकल 243 W या 243 G वाला काम, प्योर लेबर एग्जेम्प्ट,
मटेरियल प्लस लेबर कंपोज सप्लाई वो भी एग्जम्प्ट अगर मटेरियल का अमाउंट इज अप टू 25% ऑफ द टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, तो जीएसटी क्या है, एग्जम्प्ट है, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। एक सर्कुलर भी देके क्लेरिफाई किया, जैसे सर मैंने साफ सफाई का काम, सैनिटेशन एंड कंजर्वेशन सर्विसेज जो आर्टिकल नंबर 243W 243G में कवर है, अगर मैंने सप्लाई किया किसको, मोस्ट रेस्पेक्टेड इंडियन आर्मी को या अदर गवर्नमेंट मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट को, ऐसे केस में सर इंडियन आर्मी को प्रोवाइड किया मतलब गवर्नमेंट को प्रोवाइड किया सर्विस मैंने, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को सर्विस दी मतलब गवर्नमेंट को सर्विस दी मैंने बेटा। तो सर ऐसे केस में सिंस वो आर्टिकल नंबर 243G और 243W में कवर है, तो सर ऐसे केस में जीएसटी क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा। अगर प्योर लेबर है तो एग्जम्प्ट है, प्योर मटेरियल प्लस लेबर है, मटेरियल की वैल्यू अप टू 25% है, जीएसटी क्या रहेगा, एग्जम्प्ट, एंड जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, डन। सरकार अब यही काम देखना गवर्नमेंटल अथॉरिटी के लिए मैंने किया है ये प्रोवाइड किया था किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी को। गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को सर्विस दी तो टैक्सेबल थी बेटा वो, ठीक है, उसके लिए एग्जम्पशन नहीं था ये, इसलिए गवर्नमेंटल अथॉरिटी के लिए अलग से पॉइंट दिया और बोल दिया क्या, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ गवर्नमेंटल अथॉरिटी बाय वे ऑफ वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन कंजर्वेंसी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड स्लम इंप्रूवमेंट और अपग्रेडेशन वाला काम अगर मैंने गवर्नमेंटल अथॉरिटी के लिए किया है, भले मटेरियल प्लस लेबर वाला था या प्योर लेबर वाला काम था, जीएसटी क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा, कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर, और ये काम मोरलेस वही है जो आर्टिकल नंबर 243W और 243G में कवर है। तो क्लियर, डन। तो सर देखो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने ये काम किया, सप्लाई ही नहीं है। गवर्नमेंटल अथॉरिटी ने काम किया, जीएसटी में एग्जम्प्ट है। आपने गवर्नमेंट को सर्विस दी है, प्योर लेबर एग्जम्प्ट, विथ मटेरियल सर्विस दी है अप टू 25% मटेरियल इन्वॉल्व, जीएसटी एग्जम्प्ट। गवर्नमेंटल अथॉरिटी के लिए 5 काम किए, जीएसटी क्या है, एग्जम्प्ट। आई होप यू गॉट द पॉइंट बेटा, कनेक्टिविटी समझ में आई बेटा, इसलिए कनेक्ट करके पढ़िए हमेशा आओ मालिक। सर पॉइंट नंबर 23 हम देखते हैं बेटा आप लोग मालिक गवर्नमेंट एंटिटी, ऐसा कोई अथॉरिटी, ऐसा कोई कॉर्पोरेशन जो गवर्नमेंट ने बनाया है, इसके लिए गवर्नमेंट का कोई काम करने के लिए, जिसमें 90% और मोर स्टेक किसका है, गवर्नमेंट का, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट एंटिटी। अब गवर्नमेंट ने अपनी एक एंटिटी बनाई कोई काम करने के लिए, अब वो काम करेगी तो पैसा तो चाहिए ना उसको बेटा यार। तो गवर्नमेंट एंटिटी क्या कर रही है, गवर्नमेंट का काम कर रही है, उसके लिए वो गवर्नमेंट से फीस ले रहे हैं बेटा। अब उन्होंने अगर गवर्नमेंट से फीस लिया है एंड फीस का अमाउंट गवर्नमेंट से जो चार्ज किया है, सर अब गवर्नमेंट ने अपनी एंटिटी बनाई, अब गवर्नमेंट एंटिटी ने गवर्नमेंट को सर्विस दी बेटा, अब आपस में जीएसटी जीएसटी खेले, क्या मतलब रहेगा। इसलिए सर देना यहां पे पॉइंट लिख दिया और बोल दिया क्या, अगर गवर्नमेंट एंटिटी ने सर्विस दी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी को। क्लियर, या गवर्नमेंट के कहने पे किसी और पर्सन के लिए गवर्नमेंट एंटिटी ने काम किया, सर्विसेज दी और उसके लिए गवर्नमेंट फीस दे रहा है इसको इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स। तो सर गवर्नमेंट एंटिटी ने जो गवर्नमेंट के लिए काम किया है उसके लिए गवर्नमेंट ग्रांट जो इसको मिली उस पर जीएसटी क्या है, एग्जम्प्ट। एक तरह से गवर्नमेंट ने अपनी बॉडी बनाई है और खुद ही खुद को फीस दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, जीएसटी नहीं लगाने का। फिर सर मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस क्या होता है, कस्टम डिपार्टमेंट, आज इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है वो कस्टम डिपार्टमेंट के थ्रू होता है। सर कोई भी वेसल आता है या जाता है तो माल लोड होता है, अनलोड होता है, बहुत सारे काम होते हैं, ये वर्किंग डेज में होते हैं, ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स होते हैं। पर सर अगर आपने आफ्टर वर्किंग आवर्स या आफ्टर सर ऑन हॉलीडे कोई काम कराना है कस्टम डिपार्टमेंट से, तो आपको ओवरटाइम चार्जेस पे करना पड़ते हैं, उसको बोलते हैं क्या, मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस। वो मर्चेंट ओवरटाइम चार्जेस पे जीएसटी क्या है, एग्जम्प्ट है, पढ़ लीजिए बेटा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी बाय वे ऑफ डेप्यूटिंग ऑफिसर्स आफ्टर ऑफिस आवर्स और ऑन हॉलीडेज फॉर इंस्पेक्शन और कंटेनर स्टफिंग और such other duties in relation to import export cargo on payment of merchant overtime charges। तो merchant overtime charges पे जीएसटी नहीं लगेगा। ये रिश्वत की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सर गवर्नमेंट की ऑफिशियल फीस है उसकी बात कर रहा हूँ, उस चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा मेरे मालिक। आइए सर पॉइंट नंबर 25, अगर आपने
गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया या कोई भी काम गवर्नमेंट का आप कर रहे हो और आपने कोई रूल्स वगैरह वायलेट किए, ट्रैफिक रूल्स वायलेट किए, गवर्नमेंट आप पे फाइन चार्ज कर दिया, पेनल्टी चार्ज कर दिया, तो इट इज नॉट चार्जेबल टू जीएसटी, को जीएसटी नहीं पे करना है। क्लियर? टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर विच कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ फाइन, पेनल्टी और लिक्विडेटेड डैमेजेस इज पेएबल टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी अंडर सच कॉन्ट्रैक्ट। तो जीएसटी क्या है? एग्जम्प्टेड, जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं। पर हाँ, नॉलेज के लिए बता देता हूं, इस चैप्टर के एंड में मैंने एक सर्कुलर दे रखा है, और अगर आप कोई फाइन, पेनल्टी, लिक्विडेटेड डैमेज पे करते हो तो सप्लाई ही नहीं है। नॉट अ सप्लाई एट ऑल, क्योंकि ये कंसीडरेशन ही नहीं है। कोई फाइन पेनल्टी पे कर रहे हो तो क्या कंसीडरेशन है क्या? कोई फीस पे कर रहे हो क्या किसी को? इसीलिए सर सप्लाई के स्कोप में नहीं आता, सप्लाई के स्कोप में नहीं आता तो जीएसटी लगता ही नहीं, तो एग्जामिशन की बात नहीं आती है। तो सर्कुलर एक्चुअली बाद में आया था, इसलिए पॉइंट दे दिया और बोल दिया कि जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? आइए सर, सर्कुलर बाद में आया, उसमें मुझे सप्लाई नहीं, सप्लाई नहीं तो जीएसटी पे नहीं करना, इसलिए देखा जाए तो प्रैक्टिकली पॉइंट नंबर 25 नहीं भी होता तो भी जीएसटी नहीं लगता बेटा। ओके, आइए ठीक है सरकार। तो कुल मिला के अगर कोई फाइन पेनल्टी पे किया है तो उस पर जीएसटी नहीं लगता, आप तो इतना ध्यान रखिए बस, वैल्यू गवर्नमेंट का हो या नॉन गवर्नमेंट का हो बेटा। ओके सर, पॉइंट नंबर 26, सर अगर मान लो किसी पीएसयू को लोन चाहिए बेटा, और बैंक वाले बोलते हैं क्या सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी लेके आओ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर गारंटी देता है कि ये लोन कहीं आपका डूबेगा नहीं, हम गारंटी देते हैं, तो उसके लिए फीस चार्ज करते हैं, उसको बोलते हैं गारंटी कमीशन, सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करता है, तो इस गारंटी कमीशन पे जीएसटी नहीं है। अगला पॉइंट ये पढ़िए, सर्विसेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी टू देयर अंडरटेकिंग्स और अ पीएसयू बाय वे ऑफ गारंटिंग द लोन टेकन बाय सच अंडरटेकिंग्स और पीएसयूज फ्रॉम बैंकिंग कंपनीज और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो ऐसे केस में गारंटी कमीशन पे जीएसटी नहीं लगेगा। सर अब आइए, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर ईआरसीसी, सर्विसेज प्रोवाइडेड, क्या मालिक? सर्विसेज सप्लाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट टू ईआरसीसी excess royalty collection contractor by way of assigning right to collect royalty on behalf of state government on the minerals dispatched by mining lease holders, the GST exempt है। आया समझ में? आएगा सर, अब मैं तुम्हें समझाता हूं विद एग्जांपल, तो मजा आएगा वरना मजा नहीं आएगा। आइए, ईआरसीसी क्या होता है, इसका बिजनेस क्या होता है, थोड़ा समझ लीजिए। एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर ईआरसीसी, एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, ये मालिक क्या होते हैं कि सरकार आज कोई एरिया है, सपोज उदयपुर राजस्थान के आसपास का एरिया है जहां से रॉयल्टी गवर्नमेंट को कलेक्ट बहुत कम होता है, उन्होंने मुझे एज अ कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट कर दिया और बोल दिया क्या कि मंगल, या मैंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गवर्नमेंट से कि इस एरिया से एक साल में मैं आपके लिए 100 करोड़ का रॉयल्टी गारंटी देता हूं, इतना कलेक्ट होगा। क्लियर? एक्चुअली गवर्नमेंट को उस एरिया से रेवेन्यू बहुत कम हो रहा था, मैंने कहा लोग बहुत चोरी कर रहे हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट में को दो, मैं कलेक्ट करके दिखाता हूं साहब, 100 करोड़ रुपए रॉयल्टी आएगी आपको, देखना मैं कलेक्ट करता हूं तो कोई चोरी नहीं होगी। गवर्नमेंट ने 100 करोड़ पक्का, इससे कमाई तो मैंने कहा मैं दूंगा मेरी जेब से, पर अगर इससे ज्यादा कलेक्ट हुई तो मेरी रहेगी। गवर्नमेंट डन, तो ये हो गया डेड रेंट। अब समझने की कोशिश करना। अब सपोज उदयपुर राजस्थान के आसपास के एरिया का मैं एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर हूं, उस एरिया में जितनी भी गाड़ी भर के माल जाएगा उसका जो रॉयल्टी होगा वो रॉयल्टी उनसे मैं कलेक्ट करूंगा और मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। और हाँ सुनो, अब मैं उनसे कलेक्ट करूं ना करूं, मेरे को तो 100 करोड़ देने ही देने गवर्नमेंट, तो मैं तो एक ही गाड़ी के पीछे लग जाऊंगा साहब, रॉयल्टी कैसे मिस हो जाए, वरना अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा रॉयल्टी आए तो अपना इनकम है वो। तो इसलिए मैंने क्या किया, गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, अब मेरे को 100 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को रॉयल्टी पे करना ही करना है। अब केस नंबर 1,
मेरे को जो एक्चुअल रॉयल्टी कलेक्ट हुआ वो हुआ ₹75 करोड़। बहुत मेहनत करी, बहुत लोगों के पीछे लगा, तो भी 75 करोड़ ही रॉयल्टी कलेक्ट कर पाया। अब क्या होगा सर, 75 करोड़ तो मैंने लोगों से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर दिया, पर बाकी 25 करोड़ अपनी जेब से पे करना पड़ेगा बेटा, है ना? क्लियर? नाउ रॉयल्टी पेमेंट तो मेरे को 100 करोड़ करना पड़ेगा सर। अब इसमें 75 करोड़ पर जो माइन होल्डर्स है, देखो रॉयल्टी कलेक्ट मैं कर रहा हूं पर अल्टीमेटली माइन होल्डर ने रॉयल्टी दिया तो गवर्नमेंट को है ना बेटा, मेरे थ्रू गवर्नमेंट को दिया बेटा, क्योंकि गवर्नमेंट उनको राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्स दिया है, इसलिए वो रॉयल्टी पे कर रहे हैं। तो माइन होल्डर्स ने 75 करोड़ का जो रॉयल्टी पे किया है उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी पे किया होगा बेटा। कितने पे? 75 करोड़ पे बेटा। अब गवर्नमेंट को रॉयल्टी मिल कितना रहा है? 100 करोड़। तो ₹25 करोड़ पर जीएसटी विल बी पेबल बाय ईआरसीसी। मतलब ईआरसीसी को 75 करोड़ पे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 75 करोड़ पर माइन होल्डर ने जीएसटी ऑलरेडी पे कर दिया होगा अंडर आरसीएम। मैं अपनी जेब से कितना पे कर रहा हूं? 25 करोड़। मेरे को केवल उतने पे ही जीएसटी पे करने का है। केस नंबर 2, अगर एक्चुअल रॉयल्टी कलेक्टेड इज ₹120 करोड़ कितना? 120 करोड़ रुपए आया है। अब मेरे को सर गवर्नमेंट को देने कितने बेटा? 100 करोड़ देना है, 20 करोड़ मेरा प्रॉफिट है बेटा इस बार। क्लियर? अब इस केस में अगर मैं बात करूं आपसे बेटा, तो माइन होल्डर्स ने गवर्नमेंट को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ऑलरेडी जीएसटी पे कर दिया होगा। कितने पे बेटा? 120 करोड़ पे बेटा, क्योंकि 120 करोड़ उन्होंने गवर्नमेंट को जो पे किया मेरे थ्रू। क्लियर? दैट इज द राइट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज, गवर्नमेंट ने उनको दिए, उसके लिए वो रॉयल्टी पे कर रहे हैं। रॉयल्टी पे जीएसटी लगता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में, वो रिवर्स चार्ज में उन्होंने टैक्स पे कर दिया होगा। अब एक्चुअली गवर्नमेंट को रॉयल्टी मिल कितने पर रहा है? मिल कितना रहा है? 100 करोड़। क्या मुझे अपनी जेब से और कुछ पे करना है? नहीं। तो गवर्नमेंट को रॉयल्टी कितना मिल रहा है? 100 करोड़, पर जीएसटी ऑलरेडी कितने मिल गया है? 120 करोड़ पे। क्या मेरे को अभी जीएसटी और पे करना है क्या? नो, नो जीएसटी इज पेएबल बाय ईआरसीसी। इस वाले केस में पूरे ही 100 करोड़ पे जीएसटी क्या हो गया? एग्जम्प्ट, क्योंकि उस 100 करोड़ के अमाउंट पे माइन होल्डर जीएसटी ऑलरेडी पे कर चुके हैं। कुल मिला के जितना शॉर्टफॉल हो रहा है रॉयल्टी के अमाउंट में, उतने रॉयल्टी का अमाउंट भी मुझे पे करना है और उसके पे जीएसटी भी मुझे पे करना है। बाकी जितना माइन होल्डर ने जीएसटी रॉयल्टी पे किया है उतने पे जीएसटी क्या है? एग्जम्प्ट है बेटा। क्लियर? डन। टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उस पे माइन होल्डर ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं। ओके, डन। ये आपका ईआरसीसी वाला कहानी खत्म होता है। अब आइए बच्चों इधर मालिक 128, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी by an electricity transmission और distribution utility are exempt from GST। मतलब सर डिस्कॉम कंपनी जो होती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, ये जो लाइट का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है उसके चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। एक एग्जांपल देता बेटा मैं, जैसे सर अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, सर अब इनके क्या अलग अलग जगह पे ग्रिड लगे हुए बेटा, जहां से ये इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कर सकते हैं। अब मैंने अपनी फैक्ट्री में, बहुत बड़ी फैक्ट्री सब हमारे बहुत प्लांट है सर, वहां बहुत इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, इसलिए हमने खुद ने अपना खुद का पावर प्लांट लगा दिया सर। अब मेरे पावर प्लांट पे जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है वो मेरी फैक्ट्री में काम आ रही, पर कुछ एक्स्ट्रा लाइट बच रही है, कुछ एक्स्ट्रा पावर जनरेट हो रहा है। अब मेरी दूसरी फैक्ट्री का है गुजरात में, एक फैक्ट्री थी महाराष्ट्र में, अब महाराष्ट्र वाली फैक्ट्री में एक्स्ट्रा पावर जनरेट हो रहा है। अब एक्स्ट्रा जो पावर बच रहा है वो मेरे को गुजरात फैक्ट्री में ट्रांसफर करना है, कैसे करूंगा? मेरे पास तो पूरे इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का कोई नेटवर्क है नहीं बेटा। तो मैंने सर डिस्कॉम कंपनी से बात करी, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से बात करी कि ये पावर यहां से ट्रांसफर करके मेरी दूसरी ब्रांच में भेजना है। उसके लिए जो चार्जेस उन्होंने लिए उस चार्जेस पे जीएसटी क्या है? एग्जम्प्ट है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। 29 सर ये पढ़ा चुका मैं आपको बेटा, मैं किसान हूं, मेरे खेत में जो ट्यूबवेल है वहां तक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बिछाने के लिए जो चार्जेस लिए डिस्कॉम कंपनी, जीएसटी क्या है? एग्जम्प्ट है। हमने पढ़ा हुआ बेटा पॉइंट आगे। अब साहब मेरे पास लाइट का कनेक्शन है,
अब बिल गुम गया, डुप्लीकेट बिल इश्यू करवाना है, या मेरा खेत है, खेत के बीच में से इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज की लाइन सर जा रही है, अब खेती करना है मेरे को वहां पे, अब वहां पे सर लाइट का पिलर लगा हुआ है बहुत लंबा थोड़ा, जिसके थ्रू लाइन जाती है सर, लाइट की तार जाते हैं ऊपर से, शिफ्ट कराना है, उसके लिए चार्जेस वो लेते हैं, मीटर शिफ्ट करवाना है उसके लिए चार्जेस लिए, सब मीटर लगवाना उसके लिए चार्जेस लिए, उस चार्जेस पे जीएसटी एग्जिम कर दिया, इस बार पॉइंट नंबर 30 पढ़िए। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग मीटरिंग इक्विपमेंट ऑन रेंट, टेस्टिंग फॉर मीटर्स, transformers, capacitors, etc., releasing electricity connection, shifting of meters or service lines, issuing duplicate bills, etc. ये etc. लिख दिया आगे बेटा, which are incidental or ancillary to the supply of transmission or distribution of electricity provided by electricity distribution or transmission utilities to their consumers. तो कंज्यूमर से जो इनके लिए छोटे मोटे चार्जेस लिए, उन चार्जेस पे भी जीएसटी रेट्रोस्पेक्टिवली 1 जुलाई 17 से एग्जिम कर दिया। पहले एक सर्कुलर था, सर्कुलर ने क्या बोला था, ये सब एग्जाम नहीं टैक्स लगेगा, अभी गवर्नमेंट ने रेट्रोस्पेक्टिवली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017 इन सबको क्या कर दिया, एग्जाम कर दिया, और बोल दिया जाओ खुश रहो, जी लो अपनी जिंदगी, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। आइए, सर्विसेज बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया, जैसे आपको सिंगापुर जाना, सिंगापुर के लिए आपने वीजा प्रोसेस करवाया, सर आपने सर फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इंडिया से सर्विसेज ली, उस पर जीएसटी क्या है, एग्जम्प्ट है, चार्जेस जो पे किए उस पर। फिर सर कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड अंडरटेकिंग, और हिंदू का सबसे बड़ा तीर्थ क्या है, हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ क्या है सर, कैलाश मानसरोवर, उसकी यात्रा करनी है तो कुमाऊं मंडल विकास निगम लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड अंडरटेकिंग करवाती है बेटा। हज की यात्रा, मुस्लिम धर्म की बात करें तो हज की यात्रा सबसे बड़ा उनका रिलीजियस पिलग्रिमेज माना जाता है, तो सर उसके लिए कमेटी या स्टेट कमेटी बनाई हुई है अंडर हज कमेटी एक्ट, उनके थ्रू अगर आप ये रिलीजियस पिलग्रिमेज करने गए तो जो चार्जेस पे किए उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। पढ़िए, सर्विसेज बाय स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये दोनों जो मैं पढ़ा चुका बेटा, इन रेस्पेक्ट ऑफ अ रिलीजियस पिलग्रिमेज फैसिलिटेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर बायलैटरल एग्रीमेंट, तो सर ऐसे केस में इन्होंने जो चार्जेस लिए होंगे आपसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए या हज की यात्रा के लिए, तो जीएसटी नहीं लगेगा। क्लियर, डन। 33 जो 243 W243 जी वाला था, 33 34 35 हम ऑलरेडी पढ़ चुके बेटा। आइए मालिक 36, सर राशन की दुकान नायक मूवी तो आपने देखी होगी बेटा, झूठ मत बोलना बेटा, सर जी सिनेमा है ना, आई थिंक वो ऑन किया था सर, मूवी यही दिखती है सर, नायक याद है, वर्ल्ड कप, राशन की दुकान, तो सर ये फेयर प्राइस शॉप जो होती है गवर्नमेंट की, इनको कमीशन या मार्जिन मिलता है, उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है, पढ़ लीजिए बेटा। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय फेयर प्राइस शॉप टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी बाय वे ऑफ सेल ऑफ फूड ग्रेन्स, केरोसिन, शुगर, एडिबल ऑयल एटसेट्रा अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अगेंस्ट कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कमीशन और मार्जिन, तो इनके चार्जेस पे जीएसटी, इनका जो कमीशन या मार्जिन है फेयर प्राइस शॉप का, ये गवर्नमेंट की दुकान है बेटा एक तरह से, इनको कमीशन मिलता है, उस कमीशन के चार्ज पे जीएसटी नहीं लगेगा। अब आइए, साइंस और टेक्नोलॉजीज के फील्ड में सर रिसर्च को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है सर, जैसे SEZ वगैरह डेवलप होते हैं वैसे ही TBI टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप पार्क, ऐसे ही बायो इंक्यूबेटर्स गवर्नमेंट डेवलप करता है, और जो गवर्नमेंट ने ये बायो इंक्यूबेटर्स स्टेप TBI डेवलप किया है, ये क्या करते हैं बेटा, गवर्नमेंट के लिए रिसर्च डेवलपमेंट करते हैं, या जो भी पर्सन इनको कोई नए प्रोडक्ट के लिए, नई चीज के लिए, कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए कोई रिक्वेस्ट करता, दे चार्ज देम, उन चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय TBI, स्टेप और बायो इंक्यूबेटर्स आर एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। फिर जैसे IIT मुंबई पवई इज डिक्लेयर्ड एज TBI बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सर अब IIT मुंबई पवई से आपने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप करवाई बेटा, और चार्जेस पे जीएसटी नहीं लगेगा, या कोई भी काम करवाया उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अब सर ये तो हो गया क्या एंटरप्रेन्योरशिप पार्क एज अ होल, इंक्यूबेटर्स एज अ होल, अब वहां पे आप जो इंजीनियर हो, आप जाके वहां पे सर आप यू आर लोकेटेड इन TBI और स्टेप, और आप सर्विसेज दे रहे हो पब्लिक को बेटा, आपको कहते हैं इंक्यूबेटी, क्या बोलते हैं सर, इंक्यूबेटी, पढ़ो। इंक्यूबेटी मीन्स एन एंटरप्रेन्योर located within the premises of a TBI or STEP
अब इंक्यूबेटिव सर्विस दे रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सर कोई कंपनी है, आज मान लो एक एग्जांपल देता हूं, लाइफ बॉय। लाइफ बॉय के जो हैंड वॉश आए थे शुरुआत में बेटा, लाइफ बॉय ने क्या किया, एक इंक्यूबेटी, एक मिस्टर अभिनव काबरा है, उसको वो इंक्यूबेटी सर जो कहां पर है, उस आईआईटी मुंबई पवई में बेटा, उसको बोला तुम एक ऐसा केमिकल डेवलप करो जो उस हैंड वॉश में डाल पाए हम, और सर जो भी उस हैंड वॉश को यूज करता है उसके हाथ में अगर कीटाणु है, जर्म्स है, तो वहां पे उस एरिया में उसके वो हैंड वॉश यूज करते वक्त वो ग्रीन हो जाए हल्के से, ताकि उसको लगे अरे वाह यार देखो क्या मस्त कीटाणु साफ हो रहे मेरे। सर उसने 10 लाख रुपए चार्ज किए वो केमिकल डेवलप करने के लिए, तो सर जो चार्जेस उसने लिए लाइफ बॉय से उस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है, अगर ये कंडीशन पूरी होती है तो। पढ़ो, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन इंक्यूबेटी अप टू टोटल टर्नओवर ऑफ रुपीज 50 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। अच्छा चलो मैं तुम्हें समझाता हूं, इंक्यूबेटी ने सर्विसेज दी वो भी एग्जम्प्ट है, पर कंडीशन क्या 3। फर्स्ट, पिछले साल में उसका टर्नओवर शुड बी 50 लाख या उससे कम। सेकंड, करंट ईयर में उसका टर्नओवर शुड बी 50 लाख या उससे कम। 50 लाख क्रॉस करते ही टैक्स लगना चालू हो जाएगा, जो 50 लाख से ऊपर गया उस पर टैक्स लगेगा। क्लियर? और ये जो एग्जम्पशन मिलेगा वो फर्स्ट 3 साल के लिए एग्जम्पशन मिलेगा, जब से उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है इन द इंक्यूबेटी, वहां से फर्स्ट 3 ईयर के लिए उसको एग्जम्पशन मिलेगा, उसके बाद टैक्स लगना चालू हो जाएगा। वो भी कब मिलेगा एग्जम्पशन उसको, अगर प्रीवियस ईयर में उसका टर्नओवर 50 लाख या उससे कम था तो ये एग्जम्पशन मिलेगा, फर्स्ट 3 साल के लिए मिलेगा, और वो भी करंट ईयर में टर्नओवर 50 लाख या उससे कम है तो मिलेगा, 50 लाख तक मिलेगा, उसके बाद टैक्स लगेगा। आया ना भाई, ये यहां पे लिखा कंडीशन बेटा। पर ये कंडीशंस इंक्यूबेटर के लिए नहीं थी। टीबीआई, स्टेप और बायो इंक्यूबेटर ने कोई भी सर्विस दी, कितना भी दिया, टैक्स एग्जम्प्ट है। इंक्यूबेटर के लिए 50 लाख की लिमिट है, प्रीवियस ईयर में टर्नओवर शुड बी 50 लाख या उससे कम, तो एग्जम्पशन मिलेगा, और वो भी फर्स्ट 50 लाख की सर्विस के लिए मिलेगा करंट ईयर में, और वो भी फर्स्ट 3 साल के लिए मिलता है बेटा, उसके बाद टैक्स लगेगा कितना भी टर्नओवर क्यों ना हो बेटा। ओके डन। आइए सर एक लास्ट सर्विस बची है हमारी गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज, सरकार R&D सर्विसेज जो नया पॉइंट हुआ इस बार। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज अगेंस्ट कंसिडरेशन रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स। ग्रांट्स अप्लाई करी किसने, गवर्नमेंट एंटिटी ने, या रिसर्च एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन नोटिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 35 सबसेक्शन 1 क्लोज 2 और क्लोज 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर ध्यान देना बेटा, आप R&D की सर्विस दे रहे हो, तो जो R&D की सर्विसेज के लिए आपने चार्जेस पे चार्ज किए उस पे जीएसटी एग्जम्प्ट होगा। अगर वो R&D का के लिए जो ग्रांट आपको दिए, वो ग्रांट किसने दिए, गवर्नमेंट एंटिटी ने दिए, या किसी रिसर्च एसोसिएशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या अदर इंस्टीट्यूशन ने दिए, जो सेक्शन नंबर 35 सबसेक्शन 1 क्लोज 2 और क्लोज 3 में रजिस्टर्ड है बेटा। आया ना भाई। और हाँ, कंडीशन क्या है कि जिन लोगों ने आपको ग्रांट दी है वो इन सेक्शन में नोटिफाई होने चाहिए, जब उन्होंने सर ग्रांट दी उस टाइम पे, जब आपने R&D सर्विसेज दी थी उस टाइम पे, दो शुड बी नोटिफाइड अंडर सेक्शन नंबर 35 सबसेक्शन 1 क्लोज 2 और क्लोज 3। कोई खास बात नहीं। क्लियर? तो सर कुल मिला के आप R&D सर्विस दे रहे हो, आपको ग्रांट मिली किससे, गवर्नमेंट एंटिटी से या रिसर्च एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एटसेट्रा से, जो जब आपने R&D सर्विस दी थी उस टाइम पे सेक्शन नंबर 35 सबसेक्शन 1 क्लोज 2 और क्लोज 3 में रजिस्टर्ड थे बेटा। क्लियर? डन। इसी के साथ भारत माता की जय। ये गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज भी खत्म होती है। अब एक मैंने एनालिटिकल पॉइंट दे रखा है और एक सर्कुलर दे रखा है, वो भी देख लेते बेटा। सर पुलिस की सर्विसेज, सिक्योरिटी एजेंसी की सर्विसेज, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी एजेंसी या पुलिस सर्विसेज। मान लो आपके घर में कोई पर्सनल फंक्शन हो रहा है या आपने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने कोई क्रिकेट मैच ऑर्गेनाइज किया है, उसमें उन्होंने पुलिस की सिक्योरिटी मांगी है बेटा, तो पुलिस क्या उनकी पर्सनल है क्या? पुलिस अगर उनको सिक्योरिटी देगा अलग से, इट मींस सर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है ना पुलिस, इट मींस स्टेट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दोज रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एटसेट्रा। उसके लिए दे चार्ज कंसिडरेशन सेपरेटली कि हमने सिक्योरिटी सर्विस दी आपको। और हाँ, हमने सारी गवर्नमेंट सारी सर्विसेज पढ़ ली, हमने कहीं नहीं पढ़ा कि सिक्योरिटी सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट आर एग्जम्प्ट अगर उसने फीस ली तो। इसलिए सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पुलिस, देखो आपने पर्सनल यूज के लिए सर्विस ली होती तो जीएसटी वैसे भी एग्जम्प्ट है बेटा, क्योंकि सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी ही टैक्सेबल होती है, उन 3 को छोड़ने के बाद। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट टू पीएसयूज या कॉर्पोरेट एंटिटीज या स्पोर्ट्स इवेंट हेल्ड बाय प्राइवेट एंटिटीज आर नॉट एग्जम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। और जीएसटी लगेगा, जीएसटी लगेगा, वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। रेसिपिएंट रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड विल बी लायबल टू पे जीएसटी बेटा। आपने पर्सनल यूज के लिए पुलिस की सर्विसेज ली है और उस पर जीएसटी आपने फीस पे किया स्टेट गवर्नमेंट को, जीएसटी वैसे भी एग्जम्प्ट है बेटा, क्योंकि सर्विसेज टू अदर देन बिजनेस एंटिटी वैसे भी एग्जम्प्ट है, केवल पोस्ट
इंडियन रेलवे, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स पैसेंजर और वेसल एयरक्राफ्ट वाली सर्विस ही टैक्सेबल होती है। क्लियर? इसलिए मैंने रिलायंस का एग्जांपल लिया। अब सर एक सर्कुलर और है, बोलता है क्या, जैसे आप एयरफोर्स मेस या अदर सिमिलर मेस, जैसे आर्मी मेस, नेवी मेस, पैरा मिलिट्री मेस, पुलिस फोर्सेस मेस, ये क्या होता है बेटा, अलग अलग एरिया में आर्मी पर्सनल, नेवी के पर्सनल की स्टे के लिए, वहां रहने करने खाने पीने के लिए ये मेस बनी होती है बेटा। जहां वहां ये लोग वहां किसी सिटी में जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, वहां स्टे कर सकते हैं। तो जो चार्जेस इन्होंने पे किए, एक तरह से मेस किस में आती है, दीज मेस आर मेंटेन बाय गवर्नमेंट। तो आर्मी का पर्सनल कौन है, इंडिविजुअल बेटा। अब इंडिविजुअल ने गवर्नमेंट सर्विसेज ली है, जो फीस पे किया है उस पर जीएसटी वैसे भी एग्जम्प्ट है बेटा। तो गवर्नमेंट ने इंडिविजुअल को सर्विसेज दी, वो ऊपर वाली 3 सर्विस पे टैक्स लगता है, बाकी सब पे वैसे भी एग्जम्प्ट है बेटा। इसलिए अकोमोडेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एयरफोर्स मेस, अदर सिमिलर मेसेज सच एज आर्मी मेस, नेवी मेस, पैरामिलिट्री मेस, पुलिस फोर्स मेसेज एटसेट्रा टू देयर पर्सनल और एनी पर्सन अदर देन बिजनेस एंटिटी बेटा आर कवर्ड अंडर सीरियल नंबर 6 ऑफ एग्जम्पशन, जो गवर्नमेंट का फर्स्ट पॉइंट था। और जीएसटी क्या रहेगा, एग्जम्प्ट रहेगा, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? डन। सरकार इसी के साथ भारत माता की जय। इसी के साथ ये वाला एग्जिबिशन गवर्नमेंट रिलेटेड सारे पॉइंट भी खत्म होते हैं। अब आई होप यू आर गेटिंग द एंटायर कॉन्सेप्ट। आई होप सर ये एग्जिबिशन आपको समझ में आ रहे हैं। नो डाउट नंबर ऑफ पॉइंट्स बहुत सारे मिलेंगे आपको बहुत सारे एग्जिबिशन से। क्लियर? पर ये एक्सक्यूज देखिए बहुत सारे पॉइंट है सर नहीं आप कर पा रहे हो, ये अपने आप को एक्सक्यूज मत देना। मैं बार बार कह रहा हूँ ये मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट बहुत काम की है। ये पूरा स्कोरिंग चैप्टर होता है बेटा एग्जाम्स के अंदर, बहुत इजी क्वेश्चन इसके बनते हैं अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया। क्लियर सर? एंड जिस तरह से हमने पढ़ा है उस तरह से अगर आपने रिवाइज कर लिया तो भारत माता की जय होने वाली है। आई नो कि सर जीत आपकी ही होगी अगर आपने सर सफलता की तरफ पूरी ताकत से मेहनत लगा दी। क्लियर? सो बच्चों ऑल द बेस्ट गाइज, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। लव यू लॉट, टेक केयर। सर मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। सर यहां तक जो एग्जामिनेशन में पढ़ा है वो आपके इन पे जरूर रिवाइज करिए, मजा आएगा आपको। सर ट्रस्ट मी अगर आपने आज ही रिवाइज कर लिया तो देखो हमको लेक्चर में 1 आवर लगा है, आपको 1 आवर से ज्यादा रिवीजन में टाइम नहीं लगेगा इस टॉपिक को रिवाइज करने में। ओके, थैंक यू सो मच। मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, पर यहां तक आपके एंड पर जरूर 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 कंप्लीट कर ले बेटा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।